नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी के क्लास के अंदर कक्षा 9 का एकम नंबर 12 रानी या गद्य के बारे में देखेंगे। लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं। वास्तव में तो वह एक कवयित्री हैं, लेकिन स्मृति की रेखाएं एक उत्तम गद्य के रचना के द्वारा वह एक उत्तम कोटि की गद्य साहित्यकार भी मानी जाती हैं। उसके हृदय में हमेशा प्राणी प्रेम रहा है। हिंदी साहित्य में महादेवी सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावाद की एक अप्रतिम रचनाकार हैं। आम वास्तव में देखा जाए तो छायावादी युग में 4 आधार स्तंभ हैं। एक जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं पंत, तीसरे हैं महादेवी वर्मा और एक हैं निराला जी। ये प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। इनमें प्रसाद जी के बारे में देखें तो वह मूलतः इतिहास की ओर झुके हुए हैं। पंत प्रकृति चित्रण करने में उत्तम साहित्यकार हैं, मतलब प्रकृति के कोमल पदावली की रचनाएं वे करते हैं। निराला जी हैं, वह रौद्र और ओजस्विता के धनी हैं। अब महादेवी वर्मा की बात करें तो वह धीर गंभीर की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। ऐसी महादेवी वर्मा, इसका प्राणी प्रेम यहाँ बताया गया है। महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं शायद आज तो ये कम में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन एक थी सोना हिरनी और एक गौरा गाय। और यहाँ ये रानी, तो ये घोड़ी का नाम है। सोना हिरनी के बाद तो उसने निश्चय किया था कि आज के बाद में प्राणी नहीं पालूंगी, लेकिन फिर भी गौरा गाय उसके जीवन में ऐसे समय पर आई थी कि उसे अपना वचन तोड़ना पड़ा। तो यहाँ ये रानी महादेवी वर्मा का एक उत्तम एकम है, जिसके अंदर महादेवी वर्मा के जीवन में ये रानी घोड़ी आई। रानी के साथ महादेवी वर्मा का बर्ताव, उसकी संवेदनशीलता क्या है, उसके साथ कैसे खेलते थे, उसके साथ सहृदयता, यह रानी का दिखाव कैसा है, उसके साथ निक्की मतलब एक नेवला है और रोजी एक कुतिया का नाम है, वह कैसे खेलते हैं, इसके बारे में सुंदर बात इस गद्य के अंदर बताई गई है। तो हर एक विद्यार्थी अपनी यह किताब खोली रखे ताकि ठीक तरह से हम एकम को समझ सकें। तो देखें, रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों की और सवारों की आधिक्यता थी। रियासत मतलब राज्य। एक समय ऐसा था कि इंदौर एक राज्य था और इसके कारण यहाँ शानदार घोड़े, जो पानीदार घोड़े होते हैं, दौड़ने में दिखने में तेज होते हैं, सुंदर होते हैं, ऐसे घोड़े
और घोड़ों पर सवारी करने वाले लोगों का आधिक्य था। आधिक्य मतलब अधिकता, बोला बाली। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चे को छोटे टट्टुओं या सफेद गधों पर घूमते देखते थे। इंदौर में ऐसे घोड़ाओं की शानदार सवारी होती थी। इसके अलावा हमारे देश में जब अंग्रेजों का शासन था, उसी समय अंग्रेजों के बच्चे ऐसे छोटे छोटे टट्टुओं पर बैठकर घुड़सवारी करते थे। क्या कि अंग्रेजों का राज्य था, इसलिए उसके बच्चे भी घोड़े पर बैठकर घुमा करते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था। रामा उसके घर का एक नौकर है। महादेव वर्मा और उसके भाई के साथ कई बार बातचीत करता है। बातचीत में वे बताता है कि पहले के समय में जब कोई गुनहगार गुनाह करता है या चोर चोरी करते पकड़ा जाता है, तब राजा उसको सजा देता था। और वह सजा ऐसी थी कि ऐसे गधे जो टट्टू जैसे लगते, ऐसे गधे पर उसको बिठाकर उसको देश निकाल कर देते थे। ऐसी बात रामा ने महादेव वर्मा और उसके छोटे भाई को बताई थी। रामा के पास इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला हो। लेकिन अंग्रेजों के बच्चे गधे पर बैठकर घूमते थे, वह खुश दिखाई देते थे। इसलिए रामा की कहानी महादेवी वर्मा को जंची नहीं कि अगर ये लोगों ने जो कोई गुनाह किया हो तो वह ऐसे खुश तो दिखते नहीं। लेकिन इस बात का समाधान करते हुए रामा ने उसे बताया था। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। समाधान एक शब्द है, हल। कोई समस्या है, उसका समाधान उसका बोलते हैं हल, निराकरण गुजराती में बोलते हैं। और दूसरा अर्थ है जिज्ञासा। शब्द समूह एक शब्द है। नई नई बातें जानने की जो इच्छा होती है, इसे हम जिज्ञासा बोलते। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया। रामा ने बताया था कि मैं विलायत मतलब इंग्लैंड में रहता था। विलायत मतलब दूसरा देश, हम इसे इंग्लैंड बोलेंगे। और वहीं मैं गधे पर बैठकर सवारी करता था, और गधे पर बैठने के कारण वही गुनाह के आधार पर मुझे विलायत से निकाल दिया गया है। और विलायत से निकालने के बाद मैं यहाँ भारत आया, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। इंग्लैंड में यह 4 पैर वाला जो प्राणी है उसके पर बैठना निषेध है, वह कोई वाहन नहीं है। और मैंने वह गुनाह किया था जिसके कारण मुझे सजा दी गई थी। यह सजा के कारण मुझे विलायत छोड़कर भारत में आना पड़ा है। ऐसी बात रामा ने महादेव वर्मा को बताई। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय है। स्मृति पत्र याद दिलाना। एक बार हमने और भाई ने मिलकर मेरे पिताजी से कहा कि सब बच्चों के पास ऐसे घोड़े हैं, सब घोड़े पर बैठकर घूमते फिरते हैं, और हम ऐसे अच्छे घराने होने के बाद भी हमारे पास घोड़ा न होना वह हमारे अन्याय है, वह हमारे लिए अन्याय है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। अगर जो दूसरे बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार मिलता हो तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि दूसरे छोटे छोटे बच्चे घोड़े पर बैठकर घूमते हैं और हमें घोड़े पर बैठने को न मिले तो अन्याय है। इसलिए हमें भी घोड़े पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए। महादेव वर्मा ने बचपन में अपने पिताजी से ऐसी शिकायत की। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफेद टट्टू पर बैठोगे?
बाबूजी ने हंसते हुए पूछा कि क्या सफेद टट्टू पर बैठोगे? वास्तव में तो टट्टू का अर्थ होता है घोड़े का बच्चा। बाबूजी ने हंसते हुए मजाक में कहा कि सफेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठेल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। भाई बहन में ठेलम ठेल हुआ। भाई बहन से कहे कि तू कहे, बहन भाई से कहे तू कहे, पिताजी से कहने की हिम्मत नहीं थी। आखिर महादेव वर्मा कहती हैं कि मैं अगुआ होकर, अगुआ मतलब आगे वानी, आगे आकर मैंने पिताजी से गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया कि सफेद टट्टू तो गधा होता है, सफेद टट्टू तो गधा होता है, जिस बैठकर राजा सजा दी जाती है, कि ऐसे टट्टू पर तो जिस लोगों को सजा दी जाती है वैसे लोगों को बिठाया जाता। यह टट्टू वास्तव में तो घोड़े का बच्चे का नाम है, लेकिन घोड़ा और न गधा ऐसा एक प्राणी आता है, उसको बोलते हैं खच्चर। तो वह घोड़े में भी नहीं गिना जाता, गधे में भी नहीं गिना जाता। और ऐसे प्राणी की बात है टट्टू कि जिसके ऊपर तो जिसको सजा मिली है वैसे लोगों को बिठाया जाता। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा की बाबूजी ने डांटा या नहीं। शायद बाबूजी ने रामा को डांटा या नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि बच्चे के पास ऐसी बातें आती तो कहाँ से आती? रामा के पास। क्योंकि वर्मा जी के पिताजी जानते थे कि रामा को ऐसी सजा मिली है, इसलिए मानो न मानो लेकिन ये सारी बातें रामा ने उसे बताई हैं। परंतु कुछ दिन बाद इसने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। परंतु शायद पिताजी ने महादेव वर्मा की बात मान ली होगी, सुन ली होगी, और थोड़े दिनों के बाद एक चॉकलेटी रंग का एक टट्टू महादेव वर्मा के घर के आंगन में बांध दिया गया। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था। बरामदा मतलब घर के पास वाला आंगन। यह घोड़े बांधने के लिए नहीं बनाया गया था, रहने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये नया घोड़ा या घोड़ी उसके घर आई तो ये बरामदे में वह घोड़ी बांधी गई। अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार के एक नया दरवाजा लगाया गया। ये टट्टू को बरामदे में लाने के लिए जगह नहीं थी, दरवाजा था, छोटा था, तो ये दीवार में एक नया दरवाजा, एक छेद बनाया गया, जिस छेद के अंदर से यह घोड़ी को बरामदे में लाया भी जाए और उसको बाहर निकाला भी जाए, ऐसी व्यवस्था कर दी गई। और उनकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि उसकी देखभाल के लिए छुट्टा नाम का एक साइस रखा गया। एक घोड़े की देखभाल करने के लिए, घोड़ी को स्नान कराने के लिए, उसकी मालिश कराने के लिए, उसे चारा पानी, घास चारा दाना पानी देने के लिए एक राइस, क्या बोला है, साइस रखा गया। साइस मतलब घोड़े की देखभाल करने वाला व्यक्ति। तो ऐसे घोड़े की देखभाल करने वाला व्यक्ति भी रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। देखिए एक शब्द है आतंकित। भयभीत। एक तो नया नया टट्टू उसके घर के अंदर आया, उसके घर में आया, यह जानकर, यह देखकर वह बहुत प्रभावित हुए, खुश हुए, और दूसरा आतंकित भी हुए। आतंकी कारण यही कि यह टट्टू अभी नया नया आया है और उसके लिए घर में इतनी सारी सुविधाएं बना दी गई। टट्टू के पहले भी उसके घर में रोजी और निक्की था, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, और इन नए मेहमान के लिए एकदम नई व्यवस्था बनाई गई। यह देखकर वह आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया कि हमारे लिए और निक्की और इसके लिए न कोई व्यवस्था, न कोई नौकर, न कोई देखभाल करने वाला, और ये नए आए हुए मेहमान की ऐसी देखभाल
यह देखकर वह भयभीत हुई थी। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, रामा घर का नौकर है, लेकिन महादेव वर्मा और भाई के साथ खेलता जुलता मिलता रहता है, इसलिए इसे तो कोई नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारा कान भी खींचता था। अगर हम कोई गुनाह में आ जाए, हमसे कोई भूल हो जाए न, तो ये रामा हमें डांटता भी था, फटकारता भी था और कभी कभी हमारा कान भी खींचता था। इसके कारण हम रामा को तो कुछ कह सकते नहीं। हमारी खिड़की तक दरवाजे परिवर्तन नहीं हो सकी। हमारी खिड़की, हमारे दरवाजे, हमारे खेलने के जो साधन थे वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं, वैसा का वैसा, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। रोजी और निक्की के साथ हम खेलते थे, कूदते थे। कई बार खेलने के साधन न होने के कारण हमें कष्ट भी होता था, लेकिन पिताजी का ध्यान इसकी ओर कभी गया नहीं, वैसा का वैसा। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उसे रुष्ट और अप्रसन्न घूमते रहे। पिताजी ने कहा कि तुमने मांग की थी कि हमें भी घोड़े पर बैठना है, तो ये नया नया टट्टू तुम्हारे लिए लाया है, अब तुम खेलो, घूमो फिरो, घूमो। लेकिन फिर भी हमने पिताजी की बात पर खुश न हुए, न ध्यान दिया, और हम पिताजी के साथ और उस घोड़े के साथ 4-5 दिन तक रुष्ट रहे। रुष्ट मतलब क्रोध में रहे। परंतु अंत में हमने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता, लेकिन रानी इतनी देखने में सुंदर थी कि हम उनके बिना रह सके नहीं, और आखिर रानी ने हमारे साथ और हमने रानी के साथ मित्रता बांध दी। फिर हमने रामा से पूछा उसका नाम, कि नए मेहमान का नाम क्या है, तो रामा ने उसका नाम बताते हुए कहा कि उसे ताज रानी कहा जाता है। देखिए, कभी विकल्प में पूछा जाता है कि रानी का नाम क्या था, तो ताज रानी, कि वह घोड़ी का नाम है ताज रानी, हम सब उसको ताज रानी कहकर पुकारते। ताजमहल का चित्र हमने देखा था, और रामा और कल्लू की माँ की सभी कहानियों, रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए। कि ताजमहल तो हमने देखा था, ताजमहल वह संगे मरमर के पत्थर से बना हुआ सफ़ेद रंग का है, तो संगे मरमर के पत्थर की तरह मुलायम यह ताज रानी या यह घोड़ी दिखती थी। और हमने कल्लू की माँ से भी यह कहानियाँ सुनी थी, और ये कहानियाँ सुनते सुनते हम सदैव हमेशा या रानी के प्रति दयालु सहृदय हो गए। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई, यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा में पिघल गया। कि यह रानी जिस घर में रहती थी, यह घर में से उस रानी को निकाल दिया गया। इतनी सुंदर होने के बावजूद भी यह दुख देखते देखते हमारे मन में रानी के प्रति करुणा, करुणा मतलब दया, हमारे दिल में करुणा आई, हमारे दिल में दया की भावना जन्मी, और हम उसके साथ सहृदय हो गए। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा में पिघल गया, और हम उसे अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। हमने सोचा कि रानी को चाहे उतना आराम देना चाहिए। उसकी करुण दशा सुनकर हमारे दिल में ऐसी भावना जगी। वह इतनी सुंदर थी। देखे, अब महादेव वर्मा ने रानी का चरित्र चित्रण किया है। रानी कैसी दिखती थी, कभी कभी लंबे प्रश्न में पूछा जाता है कि रानी का चरित्र चित्रण कीजिए, तो देखिए यह प्रश्न का उत्तर है कि वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आंखों में बसी जैसी थी। यह ताज रानी देखने में बड़ी सुंदर थी। अगर एक बार हमारी दृष्टि उसके पर लग जाए नहीं, तो यह ताज रानी हमारे दिल में उतर जाती थी। हमारी नज़र वह ताज रानी पर से फिसलती नहीं
थी। मतलब एक बार देखने के बाद भी हमारा मन भरता नहीं, वैसी देखने में बड़ी सुंदर थी। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग, इसका रंग कैसा था? चॉकलेटी रंग का, और वह रंग भी कैसा था? चमकदार। और जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी उसके पर नज़र डालो नहीं तो नज़र भी फिसल जाए, ऐसा सुंदर चॉकलेटी रंग था उसका। खड़े छोटे छोटे कानों के बीच माथे पर झूलता आया। उसके 2 कान खड़े थे, देखते हैं ना हम घोड़े के कान खड़े होते, तो ये 2 छोटे छोटे सुंदर लगने वाले कानों के बीच गले में झूलता हुआ अयाल, अयाल का गुच्छा, मतलब उसकी गर्दन पर जो बाल होते हैं लंबे लंबे जुल्फे होती है, वो उसको बोलते हैं अयाल। तो ये अयाल का गुच्छा बड़ा सुंदर लग रहा था। बड़ी बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, काली बिल्लोर की जैसी आंखें, चमकदार आंखें थी, मानो कि 2 बिजली के बल्ब न जल रहे हो वैसे ही सुंदर काली आंखें। लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर गंध लेती रहती थी। नथुने मतलब नाक का भाग जो लाल रंग का होता है, और प्राणियों होते हैं वे अपने श्वास के द्वारा गंध परखते हैं, इसलिए वह बार बार नथुने फुला फुला कर श्वास ले रही थी। उजले दांत, मुख के अंदर जो दांत थे उजले दांत बोलते, उजले मतलब सफ़ेद दांत थे, और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठ वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर क्षत विक्षत नहीं होता था। उसकी जीभ लाल रंग की थी, बार बार वह जीभ बाहर निकालती थी, क्योंकि ऐसे घोड़े को वश में करने के लिए उसके मुख में लोहे का चौकठा लगाया जाता है, जीभ के नीचे लोहा का सुलैया रहता है, तो इसके कारण भी उसकी जीभ क्षत विक्षत नहीं हुई थी। क्षत विक्षत एक शब्द है, घायल, उसकी जीभ क्षत विक्षत नहीं हुई थी, उसकी जीभ घायल नहीं हुई थी, तो उसकी जीभ भी लाल थी और नथुने फुलाए हुए थे, काली बिल्लोर जैसी आंखें थी, गले में सुंदर बालों का गुच्छा अयाल लटक रहा था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है। ऊंचाई के अनुपात उसकी पीठ की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब पौड़ाई, वह ऊंची तो ज़्यादा नहीं है लेकिन उसकी पीठ की चौड़ाई ज़्यादा है, और जिस घोड़े की पीठ की चौड़ाई ज़्यादा होती है वह देखने में अति सुंदर और सवारी करने में उत्तम रहती। सुडोल मजबूत पैर, सुडोल सुंदर और मजबूत पानीदार पैर, और सघन पूंछ से मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोरछल के समान उठती गिरती रहती थी। उसकी पूंछ लंबी थी और ये पूंछ पर बालों का गुच्छा था, और ये पूंछ बार बार मच्छर उड़ाने के लिए उसका उपयोग करती थी। वह इसी प्रकार हिलाती थी मानो मोरछल, मोरछल मतलब मोर के पीछों से बनाया हुआ एक झाड़ू, जो कई बार गुरुद्वार में देखने को मिलता है। सिख लोग को अपने गुरुद्वार में अपने भगवान पर उसे हवा डालते हैं, तो जिस प्रकार मोरछल की तरह ये उसकी पूंछें वह बार बार उठती गिरती थी। उस समय यह सच समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती हैं कि किसी अदृश्य शाही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते। अब हम छोटे थे लेकिन बड़े हो जाने के बाद उसकी स्मृति बार बार हमारे मानस पटल पर आ जाती है। एक अदृश्य शाही होती है जिस शाही के द्वारा हम कागज पर लिखते हैं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन वह कागज अगर अग्नि के सामने हम रखते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ पूरा पढ़ा जा सकता। तो इसी प्रकार यह सारी अदृश्य स्मृतियाँ लेखिका महादेवी वर्मा कहती हैं कि आज भी मेरे मानस पटल पर छा जाती। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई। महादेवी वर्मा सोचती हैं कि हम बार बार सोचते थे कि वह और छोटी क्यों न हुई। छोटी होती तो हम रोजी और निक्की के
सामान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। निक्की वह एक नेवले का नाम है और रोजी एक कुतिया है कि अगर वह निक्की और रोजी के सामान छोटे होते तो उसे मैं अपने कमरे में ले जा सकती, लेकिन ये तो रानी बड़ी है, असुविधा है, उसको अपने कमरे में साथ ले जा सकते नहीं। रानी को अपने कमरे में ले जाना असंभव नहीं था। संभव का विरोधी असंभव। रानी बड़ी होने के कारण उसे अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था। अतः अस्तबल बना। अस्तबल मतलब घोड़ाओं को बांधने की जगह, उसे बोलते हैं अस्तबल। क्या? अस्तबल मतलब घोड़ाओं को बांधने की जगह। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछा जाता है कभी कभी। क्या? ये शब्द समूह के लिए एक शब्द पूछा जाता है कभी कभी। तो अस्तबल मतलब घोड़ाओं को बांधने की जगह। बरामदा, ये हमारे घर का बरामदा था ना, वह इस रानी के लिए अस्तबल बन गया। हमारी अराजकता का कार्यालय बना। अराजकता मतलब अव्यवस्था। यह बरामदा घोड़ी के लिए अस्तबल बना, इसके कारण हमें अव्यवस्था उत्पन्न हुई, क्योंकि वही बरामदे के अंदर हमारे पुस्तकें, हमारे खिलौने, यह सब रखने का एक, क्या बोलते हैं उसको, घोड़ा रखा गया था नहीं, और वहीं पर यह घोड़ी की रहने की जगह बनाई, जिसके कारण हमारा कार्यालय है वह हमारा अराजकता बन गया। तो मित्रों, यह एकम हम यहाँ तक रखते हैं। अगली बात हम दूसरे एकम में देखेंगे।